नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में KGMU SGPGI नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 49 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रावीनस थेरेपी की सामान्य जटिलताएं कौन सी हैं? व्हाट आर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी? इन्फेक्शन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, एयर एम्बोलिज्म, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी कॉम्प्लिकेशंस होती है इंट्रावीनस थेरेपी में, हो सकती हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। इन्फेक्शन भी होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड भी हो सकता है और एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिलियरी कोलिक पेन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। बिलियरी कोलिक का दर्द आमतौर पर किसके साथ जुड़ा होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग, हीमेच्यूरिया, पैल्पिटेशंस एंड कॉन्स्टिपेशन। तो जब पित्ताशय में पथरी होती है, गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो उससे एक पेन होगा, तेज़ दर्द होता है। इसके अतिरिक्त यह दर्द क्या होता है? एपिगैस्ट्रिक होता है। एपिगैस्ट्रिक मीन्स होता है अम्बिलिकल के ऊपर, अम्बिलिकस के ऊपर होता है। और इसके अतिरिक्त नोजिया और वोमिटिंग मीन्स मतली और उल्टी, ये भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। बिलियरी कोलिक ड्यू टू गॉल स्टोन्स टिपिकली कॉजेस सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। पित्त की पथरी के कारण होने वाला बिलियरी कोलिक आमतौर पर तेज ऊपरी दर्द, पेट दर्द के साथ मतली और उल्टी का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिक्वायर्स बोथ आयरन एंड जिंक। ऑप्शन 2, आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड मैग्नीज। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मदद करते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है और इनके बिना शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा? तो यह होते हैं आयरन और कॉपर, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरन इज इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन एंड कॉपर हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन। तो होता क्या है कि आयरन सीधा हम लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है वह आयरन होता है और जो कॉपर होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा कॉपर का काम और होता है कि आरबीसी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें भी यह सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, आनुवंशिकी के जनक हैं मेंडल, डार्विन, मुलर एंड वाटसन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे मटर के पौधों पर किए थे। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सिकल सेल एनीमिया इज। सिकल सेल एनीमिया है ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, एलोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, एपिस्टेटिक इफेक्ट, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो पहले तो बात करते हैं एनीमिया। तो एनीमिया में होता क्या है कि शरीर में खून की कमी जनरली हो गई है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है किसी कारण से। अब इसमें सिकल सेल एनीमिया की जब भी बात होगी तो इसमें होता क्या है कि जो आरबीसी हैं उनका आकार गोल ना होकर के, प्लेट के जैसा नहीं होकर के, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारे जो आरबीसी का आकार है यह गोलाकार होता है, प्लेट के आकार का होता है। लेकिन इस प्रकार के एनीमिया में इसका डेवलपमेंट सही नहीं होगा आरबीसी का, और इनका आकार जो होगा वो किस प्रकार की होगा? सिकल के समान होगा। इस प्रकार जब सिकल के समान होगा तो निश्चित बात है हीमोग्लोबिन सही से इसमें नहीं बन पाएगा, ना ही ये ऑक्सीजन को कैरी करने योग्य आरबीसी बन पाएगी। तो इस प्रकार से जो एक इस प्रकार का जो
बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया की, यह ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में होते हैं 46 गुणसूत्र। अब इन 46 गुणसूत्र में से, जैसे 46 गुणसूत्र हो गए मीन्स 46 क्रोमोसोम हो गए, 46 में से 44 क्रोमोसोम ये तो होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब है यह मेल और फीमेल दोनों में बराबर होंगे। अब बात आती है 23वें जोड़े की, तो 23वें जोड़ी में XX हो गया तो लड़की पैदा हो गई, और XY हो गया तो लड़का पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो X और Y होते हैं और XX होते हैं, इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया की, यह इन ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर मीन्स इन गुणसूत्रों पर रहने वाली बीमारी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। Sickle cell anemia is caused by mutation in the beta globin gene located on chromosome 11 and autosome not a sex chromosome। तो जैसा कि आपको बताया गया था अभी कि हमारे शरीर में 44 होते हैं ऑटोसोम। 44 का अर्थ होता है 22 जोड़ी ऑटोसोम से। तो इन 22 जोड़ी में जो 11वें नंबर का क्रोमोसोम होता है उस पर जीन में म्यूटेशन हो जाता है। उसमें जो बीटा ग्लोबिन जीन होता है उसमें म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण इस प्रकार की सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पर जो हम लोगों के सामने यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीच बीच में ये स्वस्थ आरबीसी है। स्वस्थ आरबीसी आप देखिए अच्छी तरह से बनी हुई है, और ये सिकल आरबीसी है, ये इस प्रकार से बनी हुई है जिनका वृद्धि एवं विकास सही से नहीं हो पाया है। तो इसी को कहते हैं हम लोग सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रासेप्टिव इज कंट्राइंडिकेटेड इन अ वोमेन विथ हार्ट डिजीज। हृदय रोग से ग्रसित महिला में कौन सा गर्भ निरोधक निषिद्ध है? IUCD, ओरल पिल्स, कंडोम, ट्यूबेक्टोमी। तो जब किसी महिला में हार्ट डिजीज हो तो उसको क्या करते हैं, और उसमें कंट्रासेप्शन का मेथड अपनाया जाना हो तो उसको क्या देते हैं, ओरल पिल्स बिल्कुल नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो ओरल गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इनमें होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह करता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग बढ़ा सकता है। अब जब क्लॉट बन जाएगा तो हृदय वैसे ही बहुत परेशान है, तो अब और क्या है, परेशानी बढ़ेगी, परेशानी कम नहीं होगी। इसलिए जिन महिलाओं में हार्ट की प्रॉब्लम हो उनको ओरल पिल्स नहीं दी जाती हैं, और कारण आपको बता दिया गया है, यह होता है एस्ट्रोजन के कारण। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। Oral pills, combined oral contraceptives that contain estrogen, are generally contraindicated in women with heart disease, especially if they have other risk factors like smoking, high blood pressure, or a history of blood clots. Estrogen can increase the risk of blood clots and other cardiovascular complications. मौखिक गोलियों में एस्ट्रोजन होता है जो हृदय रोग में जोखिम बढ़ा सकता है। एस्ट्रोजन से रक्त के थक्के और अन्य हृदय संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच इज़ नॉट अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। निम्न में से कौन गर्भावस्था का लक्षण नहीं है? एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, क्विकनिंग, डिस्मेनोरिया। द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है जो मेंस्ट्रुएशन के कारण होने वाला दर्द है, इसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, तो ऐसा कुछ नहीं है प्रेगनेंसी का, बिल्कुल लक्षण नहीं है। और शेष जो लक्षण है, एमेनोरिया हो या मॉर्निंग सिकनेस हो, क्विकनिंग हो, ये सभी प्रेगनेंसी के साइन होते हैं, सिर्फ डिस्मेनोरिया को छोड़ करके। डिस्मेनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी
डिस्मेनोरिया मासिक धर्म से जुड़ा हुआ दर्द है या गर्भावस्था का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो विटामिन के नॉर्मली यही हमारी एक ऐसी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है और इसकी कमी से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। विटामिन के इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक प्रोथ्राम्बिन। तो विटामिन के ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्टली ही क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है। तो विटामिन के जब लीवर में जाएगी तो अवशोषित हो जाती है और वहाँ पर एक क्लॉटिंग फैक्टर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन। तो ये जो प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन होता है ये आगे चल कर के कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से विटामिन के का काम होता है प्रोथ्राम्बिन फैक्टर को बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामाइन द इंटरनल ईयर? इनमें से जब कान का स्ट्रक्चर, हमारे आंतरिक कान का कोई देखना हो, एग्जामिनेशन करना हो ईएनटी वाले डॉक्टर को, तो कौन सा उपयोग इससे करेंगे? ऑटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, ट्यूनिंग फॉर लैरिंजियोस्कोप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हमारे इंस्ट्रूमेंट इंटरनल ईयर को देखने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए ए ऑप्शन सही है। एक फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ऑटोस्कोप के द्वारा इस ईयर का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, इंटरनल ईयर का, इसलिए ऑटोस्कोप आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न? 20 to 30 per minute, 30 to 40 per minute and 40 to 60 per minute and 60 to 80 per minute। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है न्यूबॉर्न में, वह कितना होता है यहाँ पे? तो यह होती है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 40 से 60 प्रति मिनट। एक नवजात की सामान्य श्वसन दर होती है और इससे कम होना या ज़्यादा होना दोनों घातक होती है नवजात में। और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जब अधिक हो या कम हो, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट की बात की जा रही है। ए नॉर्मल न्यूबॉर्न टर्म इन्फेंट हैज़ ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 40-60 ब्रेथ्स पर मिनट एट रेस्ट। तो रेस्ट पर होती है 40 से 60। दिस हायर रेट कंपेयर टू एडल्ट्स इज़ ड्यू टू इमेच्योर लंग्स, हायर मेटाबॉलिक डिमांड्स एंड द नीड टू क्लियर फीटल लंग फ्लूइड। अब इससे ज़्यादा, अधिक, यदि 60 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट हो रही है तो ये निश्चित ये डिनोट करता है कि लंग्स इमेच्योर हैं, जो लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है वह क्लियर नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम बॉडी में चल रही है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? तो देखिए, टैकीपनिया की कंडीशन होती है जब 60 से ज़्यादा ब्रेथ रेट हो, ब्रीदिंग रेट हो, सांस लेने की दर 60 से अधिक हो तो उसको टैकीपनिया बोलेंगे, और जब 30 से कम हो तो उसको ब्रेडीपनिया बोलेंगे। इस प्रकार से और भी हमारे पास जो यहाँ पर एज है कि किस एज में कितनी नॉर्मल होती है, तो न्यूबॉर्न की जैसे आपको बताया गया है 40 से 60 होनी चाहिए और एडल्ट की होती है 12 से 20। इस प्रकार से ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस में कितनी नॉर्मल श्वसन दर होती है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 40 से 60 ही नॉर्मल आप इसको मानिए।